हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आता है, रिवीजन लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम ओवरलुक करके चलेंगे क्योंकि आपने पहले उसे देखा होगा। थ्योरेटिकली अगर आपको देखना तो पहली दो क्लासेस मैंने कहा था पिछले वाले, जब हमने ओरिजिनली चैप्टर किया था इन योर रेस्पेक्टिव ग्रुप, मंडे वेडनेसडे वाले में मैंने मंडे वेडनेसडे की क्लास डाली थी, ट्यूसडे थर्सडे में ट्यूसडे थर्सडे की क्लास डाली थी। और मैंने कहा था कि आप इसे देख लें, देख लिया होगा तो आसानी होगी, नहीं देखा होगा तो एक बार फटाफट से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैश का मतलब कैश इन हैंड होता है और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक होता है। कैश इक्विवेलेंट वो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन देयर वैल्यू। उन्हें उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो चीजें निकल कर आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर जो चीजें निकल कर आती हैं वो होती हैं शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरेबल, कमर्शियल पेपर वगैरह, ये सारी चीजें। एक बात समझिएगा, अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है असेंशियली वो कैश इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर बोला है कि 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश इक्विवेलेंट, तो बाकी का 40 जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने जब करे थे तो इस तरह के क्वेश्चन दे दिया था। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब कैश इक्विवेलेंट की बारी आ गई हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कब? जब वो तुरंत से मटेरियलाइज होने वाले, मतलब देखो ना नीचे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड इन कैश एंड इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मान लिया जाए आपने किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया अपने पोर्टफोलियो के पार्ट के हिसाब से। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर ले लिए और बोला कि 3 साल तक तो मैं टच ही नहीं करूंगा उनको, तो भाई वो कैश इक्विवेलेंट थोड़ी कहलाएंगे, बिकॉज यू हैव नो इंटेंशन टू कन्वर्ट देम इनटू क्या, कैश इन द नियर फ्यूचर। और वी कैन से 3 महीने 6 महीने में आपको उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, देखिए, अगर करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आ गया तो उसे कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अच्छा, हमने फिर भी ये बताया था पिछली क्लासेस में आपको कि अगर आपके सामने सिचुएशन निकल कर आती है कैसे वाली, कि यहाँ हमारे पास कौन है, यहाँ हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारे पास है। ठीक है, इस तरफ हमारे पास क्या है? नॉन करंट एसेट्स। इधर हमारे पास क्या है? करंट एसेट्स। इधर हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज। इधर हमारे पास है क्या? करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। और आप जानते हैं ना यहाँ पर शेयर कैपिटल नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे करके। अगर अगर मूवमेंट जो है कैश की आपस में है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इस तरह का, तो वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगा क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच की मूवमेंट है। लेकिन अगर ये यहां से फ्लो इस तरफ चला गया, आपने नॉन करंट एसेट्स खरीदी, बदले में क्या दे दिया? पैसा दे दिया। आपने डेटर के अगेंस्ट क्या कर दिया? पैसा ले लिया। आपने क्रेडिटर के अगेंस्ट पैसा दे दिया। आपने लोन ले लिया, या आपने क्या कर दिया? लोन दे दिया किसी को। ठीक है, इस तरह से अगर इनके बीच की मूवमेंट कहलाएगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका कैश फ्लो कहलाएगा। लेकिन सोचो, अगर आ, मैं बोलूँ तो कि आपने शेयर के बदले में क्या ले लिया? एसेट्स ले लिया, एसेट्स के बदले में शेयर दे दिया, तो भी कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। मतलब इंटरसेक्शन जो मूवमेंट है वो कैश फ्लो नहीं है। इंटरसेक्शन मूवमेंट कैश फ्लो नहीं है। ठीक है, क्रॉस द सेक्शन मूवमेंट जो है उसे हम कैश फ्लो बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कई बार वन मार्कर क्वेश्चन इस तरह के निकल कर आते हैं, पहले भी डिस्कशन किया था। अब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं लेके चल रहा क्योंकि मैं फोकस करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपको नहीं जानने की जरूरत है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो सारी की सारी एक्टिविटी जिन्हें आप प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे वो आपकी क्या कहलाती हैं? ऑपरेटिंग कहलाती हैं। इसके अंदर कैश का फ्लो कब होता है? जब आप सर्विसेज को रेंडर करें और गुड्स को बेच दें, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, तो आपका कैश का इनफ्लो कहलाएगा। कैश फ्लो में दो चीजें होती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, है ना। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, उसे सोर्सेज ऑफ फंड भी बोलते हैं। आउटफ्लो को यूजेस ऑफ फंड भी बोलते हैं। ऐसा करके हम लोग चलते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड कस्टमर्स, वो हमारे लिए क्या इनफ्लो है? रॉयल्टी, कमीशन, फी, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, ये भी हमारे लिए क्या है? इनफ्लो है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी हमारे लिए इनफ्लो है। और इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर हमें प्रीमियम मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो प्रीमियम मिलना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी हमारे लिए इनफ्लो कहलाएगा। और ये जो 6 पॉइंट है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं लेके चल रहा, क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। आउटफ्लो इसका उल्टा, आपने परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो है।
आपने क्रेडिटर और सप्लायर को पैसा दे दिया, आउटफ्लो है। आपने इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पैसा दे दिया, देखो कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी एंटरप्राइजेस फॉर प्रीमियम्स, क्लेम्स, एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट के लिए जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको फ्यूचर के लॉसेस से बचाने के लिए है, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका। और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस एंड पेमेंट टू एम्प्लॉइज हो गया। कैश पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो उसे हम ऑपरेटिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम बोल रहे हैं कैश पेमेंट ऑफ क्लेम्स। आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप प्रीमियम लेते हो, ऑपरेटिंग है, लेकिन जब आप क्लेम पे करते हो वो भी तो ऑपरेटिंग है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंश्योरेंस कंपनी 10 करोड़ का क्लेम पे कर रही है, तो क्या बोलेंगे, इसको भी ऑपरेटिंग ही बोलेंगे, उनका तो काम ही है 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक का क्लेम पे करना। इट्स अ रूटीन टास्क फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी क्यों चलती है? नॉट इन अ सिंगल टाइम एवरीबडी इज गोइंग टू क्लेम। बैंक क्यों चलता है? नॉट इन अ सिंगल टाइम एवरीबडी इज गोइंग टू विड्रॉ द मनी। तो बस दूसरों के पैसे को पूल करते हैं तो फिर लोन वोन देते हैं, ऐसा करके। अगर सोचिए किसी इंश्योरेंस कंपनी को सारे के सारे क्लेम एक ही साथ देने पड़ जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। किसी बैंक से सारे के सारे कस्टमर एक साथ पैसा निकाल लें तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा। हाँ जी बेटा। हाँ ठीक है। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी वगैरह सारी क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग कहलाती है। और सुनो, अ, अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं, अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करा रहे हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाएगी। किसके लिए? बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे क्या करती हैं, पोर्टफोलियो जनरेट करके लोगों को पैसा देने का वादा करती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है विच आर रिलेटिंग टू डिस्पोजल डिस्पोजल या रियलाइजेशन ऑफ क्या, एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। देखिए, अगर आपने किसी फिक्स एसेट को खरीदा तो वो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। लेकिन अगर आपने किसी एसेट्स को बेचा तो वो क्या है? इनफ्लो है। खरीदना और बेचना एसेट्स का, टेंजिबल या इंटेंजिबल, दोनों को हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होते हैं। लेकिन कौन से वाले करंट इन्वेस्ट शामिल होंगे? जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शामिल हैं, वो तो क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन गया। उन्हें आप इस कैटेगरी में नहीं प्लेस करेंगे। और सुनो, याद होगा ना जब हमने पहले चैप्टर कराया था, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, या वैसा वैसा करके प्लस और माइनस करते थे। तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो या तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। जैसे मैं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो लोग झूल जाते हैं इस पे। जैसे 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2023 है, और यहाँ लिखा है करंट असेट्स। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। यहीं तो आएगा लिखा हुआ करंट इन्वेस्टमेंट। ये आ गया 2 लाख रुपए का, और ये आ गया 1 लाख रुपए का। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि क्योंकि ये करंट असेट्स के अंदर आया है तो ये शो किया जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स की तरह। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ नहीं बोला गया तो ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ हो क्या, 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब बताइए क्या मतलब है? आओ जरा देखें। ये इसका 60% कितना हुआ बताइए? 60,000। इसका 60% कितना हुआ? 120। तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है 120 वाला, ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये कहलाएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जो बचा हुआ पार्ट है कितना? 80,000 यहाँ पर, और ये वाला क्या बताइए, इस तरफ वाला 40,000। बताइए इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 40,000 का। तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। इन्वेस्टिंग का क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। दिस इज फाइन। भाई अगर कुछ ना बोला जाए तो 1 लाख और 2 लाख जो है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है जी, करेक्ट है ये तो बात। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में बोल दे 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका 60% और इसका भी 60%, ये 60% और ये 60%, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, बचे हुए का क्या करेंगे?
बचा हुआ 40 और बचा हुआ क्या 80, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे कितना है। कितना डिफरेंस है? 40,000। ये क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा। ये अभी भी ऑपरेटिंग के अंदर इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स ट्रीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये एडजस्टमेंट किसी सैंपल पेपर में या बोर्ड के पेपर में शायद आपको दिख जाए, तो आपको तंग नहीं करेगी। और चलें आगे थोड़ा सा। अ, अब जरा देखते हैं इनफ्लो क्या होगा। फिक्स एसेट्स बेच डाली तो क्या कहलाएगा? इनफ्लो है कैश इन्वेस्टिंग का। फिक्स एसेट्स परचेज कर दी तो क्या है? आउटफ्लो है। क्यों बोला ऐसा? जब हम बेचते हैं तो पैसा आता है तो इनफ्लो है, और जब हम खरीदते हैं तो पैसा जाता है तो क्या है? आउटफ्लो है। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे करंट है चाहे नॉन करंट है, क्या कहलाता है? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। लेकिन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कहलाता है। लेकिन यही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी के लिए, बैंक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कहलाता है। तो हमें हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना है कि किस कंपनी की बात कर रहा है। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी क्या चीज होगी बताइए? म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या होता है? शेयर और डिवेंचर में पैसा लगाना ही तो होता है उनका काम। उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। हाँ जी। ओके। चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँ कि डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कब मिलेगा? जब मैं किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूंगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब मैं किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट करूंगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब मैं किसी को लोन एंड एडवांस दूंगा। तो अगर आप किसी को लोन एंड एडवांस देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या कहलाएगा वो? देना देना देना, इन्वेस्टिंग कहलाता है। लोन एंड एडवांसेस ले रहे हैं किसी से, अगर किसी से लोन ले रहे हैं, किसी से एडवांस ले, तब वो फाइनेंसिंग कहलाता है। लोन एंड एडवांसेस जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, फ्री में थोड़े दोगे किसी को लोन एंड एडवांसेस। तो देखिए, सेल ऑफ फिक्सेस, परचेज ऑफ फिक्सेस, और इनफ्लो आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो आउटफ्लो। कैश रिसिप्ट, अगर आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिया था, उसने पैसा वापस कर दिया तो इनफ्लो है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दे दिया तो आउटफ्लो है। इसी तरह से डिविडेंड मिलना और इंटरेस्ट मिलना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। अच्छा, रेंट रिसीव्ड फॉर आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग कहलाएगा। लेकिन रेंट रिसीव्ड बाय अ प्रॉपर्टी डीलर, ये क्या कहलाएगा? ठीक है। रेंट रिसीव्ड बाय अ बिल्डर, ये क्या कहलाएगा? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने कि नोएडा अथॉरिटी ने ना बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जगह जगह पे। ग्रेटर नोएडा में बनाए, नोएडा में बहुत सारे सेक्टर में उनके फ्लैट खाली पड़े हैं। ठीक है जी। अब वो खाली फ्लैट पड़े हैं, आपने देखा ना, खाली घर पड़े पड़े क्या हो जाता है? वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह परेशानी होती है। तो नोएडा अथॉरिटी ने क्या करा, एक स्कीम निकाली। उसने देखा कि नोएडा में जो पुलिस के लोग ट्रांसफर होके आते हैं, नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो लोग ट्रांसफर होके आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है कोई बदायूं से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई कानपुर से ट्रांसफर होकर, यूपी तो बहुत बड़ा है ना, वहां से ट्रांसफर होके आ रहे हैं। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं तो नोएडा में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी हैवी है, हाई है। आप देखिए रेंटल भी बड़ा ज्यादा है। भाई जो रेंट पे आपको मकान यहाँ नोएडा में 3 कमरों का मिलता है, उतना अलीगढ़ में वो मकान 2,000 रुपये में मिल जाएगा किराए में, 2-3 हजार रुपये में, 4 हजार में। यहाँ तो 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक किराया चला जाता है अगर किसी अच्छे सेक्टर में जाए तो। नोएडा अथॉरिटी ने क्या करा कि दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ स्कीम कि हमारे जो घर खाली पड़े हैं, उनको जो ऑफिशियल्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉयज आते हैं, इनको रेंट पे दे दिया जाए। रेंट कितना काटेंगे? जितना उनकी सैलरी का एचआरए होता है बस। और सैलरी का एचआरए बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक ठाक अमाउंट होता है। हाउस रेंट अलाउंस, सरकारी कर्मचारी को ना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो वो हाउस रेंट अलाउंस उनका ऑफिस सीधा उनके अकाउंट से काट कर कहाँ भेज देगा? नोएडा अथॉरिटी को। तो किराया लेने का झंझट भी बच जाएगा। और मकान देंगे वो सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय को किराए पे। जब तक उसका ट्रांसफर है नोएडा में, द पर्सन विल गेट हाउस। सीआईएसएफ के लोग हो गए, मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी पे रहते हैं ना, उनको दूर दूर भटकना पड़ता है ऐसा करना। अब मुझे बताइए, नोएडा अथॉरिटी के लिए कौन सी इनकम है ये? ऑपरेटिंग नहीं है ये, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, क्या है? इन्वेस्टिंग है ये। उन्होंने घर बना रखे हैं, नोएडा अथॉरिटी ने तो इन्वेस्ट कर रखा है, उससे रेंटल इनकम मिल रही है, क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी, है ना? इन्वेस्टिंग है ना? गलत है। हाँ। नोएडा अथॉरिटी का काम क्या है? फ्लैट बनाना। फ्लैट बनाना किस, क्या बेचना? तो नोएडा अथॉरिटी इज लाइक अ बिल्डर।
तो बिल्डर को उसके खाली घरों पे अगर रेंट मिल रहा है तो उसके लिए ऑपरेटिंग नहीं कहलाएगा, वो इन्वेस्टिंग कैसे कहलाएगा? अगर आपने घर बनाए हैं बेचने के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तो ऑपरेटिंग है ना वो। घर बनाया रहने के लिए तो इन्वेस्टिंग है ना। तो नोएडा थोड़ी थोड़ी रह रही है उन घरों में, उन्होंने तो लोगों को देने हैं। अब वो लॉटरी निकलेगी तब घर बनेंगे, तब आगे चलेंगी चीजें, तब जाके काम बनता है आगे। इज दैट क्लियर? ऐसे करके चलते हैं चीजें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने के लिए। और चलिए जल्दी से हो गया ये वाला पार्ट अगर। तो और एक बात हमेशा सोचना, ये एक रेड येलो लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, इफ इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट असेट्स देन इट इज टू बी टेकन एज व्हाट? कैश इक्विवेलेंट। बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, पहले पेज पे ही हैं अभी तो हम, राइट हैंड साइड पे। इफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन अंडर करंट असेट्स इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। जब तक बोले ना वो कि 40% 60%, जब तक ऐसा ना कुछ हो तब तक उसे करंट इन्वेस्टमेंट ही लेके चलना है। ठीक है। और अगर वो बोल दे कि कुछ परसेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो बाकी वाले को क्या मानेंगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान के चलेंगे, ऑपरेटिंग तो तब भी नहीं होगा। एनी एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन, डेट या इक्विटी, इसका साइज कॉम्पोजिशन कोई भी चीज बदल दे तो उसे क्या कहलाएंगे हम लोग? फाइनेंसिंग कहते हैं, है ना। शेयर अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जरा देखें कैसे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, इवन प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, कैश इशूड्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स वो भी लिख लीजिए। डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स बोल दिया हम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर्स बोल दिया हम लोगों ने, डिबेंचर्स बोल दिया। ठीक है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। अब अगर आप बैंक से क्या ले रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लोन। लॉन्ग टर्म के लोन कौन से वाले होते हैं भाई? जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं, लोन्स। ठीक है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन को वापस कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार जो है बिल्कुल ठीक है, धप्पा है धप्पा। हाँ हाँ हाँ, मैंने जो लिखा था वो करता था। तुम जो बोलते हो वो करते हो क्या? मैं भी नहीं करता। आई ट्राई समथिंग। तो इसी तरह से एक चीज देखना, करंट लायबिलिटी लिखी हुई है, उसके नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, लोग उसे क्या करते हैं? इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर देते हैं। नहीं, करंट लायबिलिटी लिखी हुई है, उसके नीचे अगर कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, और शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ है तो ये फाइनेंसिंग कहलाएगा। इसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। देखिए नीचे लिखा आएगा थोड़ी देर में, ये देखिए इनफ्लो के अंदर देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये सब क्या कहलाएंगी? इनफ्लो कहलाएंगी फाइनेंसिंग की। सुनो बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये तीनों की तीनों एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएंगी। अगर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएंगी। ये हम कहते हैं इसको। इसी तरह से आउटफ्लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंस लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट की पेमेंट और डिविडेंड की पेमेंट, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाता है। ठीक है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सभी के लिए। बोनस शेयर इशू करते हैं जब आप, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं कहलाता, क्योंकि आप क्या करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम या रिजर्व में से बोनस शेयर इशू करते हैं, तो कैश का तो फ्लो हो ही नहीं। ठीक है। अगर आप शेयर इशू करते हैं अगेंस्ट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी या लैंड तो भी क्या कहलाएगा? कैश फ्लो नहीं कहलाएगा वो, और फाइनेंसिंग के अंदर आएगा ही नहीं। हम तो उन आइटम को टच करेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं? कैश से रिलेटेड होते हैं। देखो बेटा एक बात समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरह से बनता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब एक फ्लो चार्ट जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक एंटरप्राइज फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है और एक एंटरप्राइज रूटीन एंटरप्राइज है। अगर आपको इंटरेस्ट पे किया, रिसीव किया, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए। अब इसे ध्यान दीजिए। और डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल के लिए, और डिविडेंड पेड फाइनेंशियल के लिए क्या होती है? हमेशा फाइनेंसिंग होती है। नीचे वाले में इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना क्या? इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग। ठीक है। कैश
जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है जी, तीनों एक्टिविटी का टोटल मैं इकट्ठा करूंगा तो उसको बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। अगर बढ़ जाए तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज बोलते हैं, और नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं। और मैंने कहा था कि कोई एक ट्रांजेक्शन जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों हो, तो इसका एग्जांपल क्या बनता है, आपने कोई एसेट हायर परचेज यानी कि इंस्टॉलमेंट पर ले ली, तो जो एक इंस्टॉलमेंट भरते हैं ना ईएमआई, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट से आप क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं, वो इन्वेस्टिंग है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो फाइनेंसिंग कहलाता है। तो एक ईएमआई के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट प्रिंसिपल क्या कहलाता है, इन्वेस्टिंग, और दूसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग। ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स एंड अरियर, ये इन्वेस्टिंग, ये क्या कहलाएगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। देखो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक के लिए ऑपरेटिंग, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर फाइनेंसिंग होती है। तो इंटरेस्ट जो होता है तीनों एक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक और चीज समझना जरा, कि टैक्स जो होता है ना वो तीनों तरह का होता है। अगर कुछ नहीं बोला जाए, टैक्स सिर्फ नॉर्मल वाला है, जिसे हम क्या करते हैं, एड बैक करते हैं और माइनस करते हैं इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। लेकिन अगर डिविडेंड टैक्स आ जाए या कैपिटल गेन टैक्स आ जाए तो ऑपरेटिंग में जुड़ेगा और फाइनेंसिंग से, इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। और अगर डिविडेंड टैक्स आ जाए तो ऑपरेटिंग में एड बैक होगा और फाइनेंसिंग से क्या होगा, वो माइनस होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जैसे मैं प्रैक्टिकल में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने सिनेमा सिनेमाटोग्राफी के लिए कैमरा खरीद लिया बड़ा सा, मतलब 40 लाख 50 लाख, 1 1 करोड़ के कैमरे आते हैं, वो कैमरा खरीद लिया जो पानी के अंदर भी शूटिंग कर सकता है। तो जो फिल्म प्रोड्यूसर तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, फिल्म डायरेक्टर जो है, उसके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग कहलाएगा। ऑपरेटिंग तब कहलाएगा जब कैमरे से एक बार फिल्म ली, उसका चट्टान पे पटक के तोड़ दिया उसे, दैट पर्सन विल शूट अनदर मूवी इन दैट कैमरा, इन्वेस्टिंग कहलाता है ना, इन्वेस्टिंग कहलाता है ना, क्या बोले, इसका मेरा गलत है, गलत नहीं, ठीक कह रहे हो, इन्वेस्टिंग है, ऐसा करके चलता है। कोई बात, अबे तो अब तो 5वीं बार चैप्टर पढ़े तो विश्वास अभी भी नहीं है। ठीक है। अब जैसे देखो जरा, मैं बताऊं आपको कि सपोज ये मालकिन है विधि, और इनके कुत्ते की तबीयत नासाज हुई, उसके इलाज पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मैंने एक पोस्टर देखा था, पोस्टर क्या देखा था मैंने, नोएडा का, मैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में एक बड़ा बड़ा आ रखा था, नहीं, मेरे घर में अखबार के अंदर एक पैम्पलेट बनकर आ रखा था, तो कोई एक थोड़ा सा प्यारा सा कुत्ते की फोटो थी, और रिवार्ड 1 लाख रुपए लिखा हुआ था। मतलब किसी का कुत्ता गुम हो गया था, कुत्ते को पता लगाने के लिए 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा गया था उस पर। एक यही हमारे सेक्टर में अखबार जो आए थे पिछले 2 3 वीक पहले, ऐसे 1 लाख रुपए का नाम दिया था उसने, कैश अवार्ड, को ढूंढ के लाए तो, है ना। तो अगर किसी, मान लो ये मालकिन है, ये जनरल मैनेजर हैं, इनका कुत्ता मुंबई की गलियों में खो गया, और उसने क्या कर दिया, 1.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज रखा, ठीक है, और तनिष्क ढूंढ के लिए आया उसे, इसकी कंपनी ने 1.5 करोड़ का प्राइस पे करा। नॉट टेल मी वो क्या है प्राइस, वो जो इनाम कंपनी पे कर रही है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, है ना? मतलब एनी पेमेंट टू एन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग कहलाएगी। हाँ, ऑपरेटिंग है ना। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बोलिए, ऑपरेटिंग तो है ये, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली आइटम है, ड्राइंग्स बोल के थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं इसको हम लोग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं कई बार, ऐसे खर्चे करना पड़ता है हम लोगों को, ऐसा खर्चा, है ना। तो आएंगे उस तरह की चीजें आपके सामने। अबे डोरेमोन तो कुत्ता ढूंढ रहा है यार, बता। चलिए उस स्ट्रक्चर पे चलिए, अगले पेज पे चलिए जरा। अब ये जो है ना, टेस्ट योर सेल्फ, ये नॉलेज वाली चेक करना है, अपने आप चेक करना, आपको इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सीधा सीधा, आपके सामने आपके आई एम ऑन पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 देखिए फटाफट से एक बार। पेज नंबर 3 में आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, आर यू फेमिलियर विद दिस फॉर्मेट ईच एंड एवरीबडी, क्या ये फॉर्मेट थोड़ा बड़ा समझ में आता है कि क्या बना है इस फॉर्मेट के अंदर, कैन यू सी दिस फॉर्मेट, दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एज ए वर्किंग नोट,
फिर ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट कौन कौन सी वाली जोड़ रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन एड बैक कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऐड कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर वो करंट ईयर से राइट ऑफ हुए तो, करंट ईयर से राइट ऑफ हुए तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन को आप यहाँ ऐड बैक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि एक मैं थोड़ा सा इसके अंदर मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन या डिस्काउंट डिस्काउंट जो भी थे शेयर इशू डिबेंचर पे दिया, उसको राइट ऑफ करते हैं, तो वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाती है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग तो पहली क्लास में थे ही नहीं। तो ये जो नोट्स आपको दे रखे हैं ना, इनको बहुत थॉरली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी चीजें डिस्कवर होती चली जाएंगी। आप गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट अगर अमोटाइज हो जाते हैं, उसे ऐड बैक करते हैं। लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये उसको ऐड बैक करते हैं। प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर है, उसके लिए पेज नंबर 4 पे नोट लिखा हुआ है, तो उसको ऐड बैक करते हैं। फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को जोड़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर रहे हैं। कहाँ पहुंच गए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गए। इनकम टैक्स पेड रिफंड एडजस्ट करने के बाद, फिर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, यूज नेगेटिव हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। और जो नीचे आपको दिख रहा है सारी चीजें यहाँ पर क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ऐड प्रपोज डिविडेंड, ऐड इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर वो क्या थे, डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस से अगर माइनस हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, अगर वो प्रॉफिट में जुड़े थे तो उसको माइनस करेंगे, और तब रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करके तब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। अब मैं आपको फिर दोबारा से नहीं, तीसरी चौथी पांचवी बार बताऊंगा कि इनकी प्लेसिंग क्यों होती है। आई डिस्कस अबाउट दैट। और उसके नीचे थोड़ा सा नीचे चलते हैं जरा, अगर आप, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के दर्शन होते हैं, है ना। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जो या तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड होंगे, या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होंगे, या फाइनेंसिंग से रिलेटेड होंगे। और ये वो आइटम होते हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, ओकेशनली एक्सेप्शनली होते हैं। और क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं तो उनको उसी एक्टिविटी में जोड़ते हैं। और अगर किसी एक्टिविटी से ना जोड़ें तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जाके जुड़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या क्या हो सकता है। पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपका एम्प्लॉय कहता है कि बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं नौकरी छोड़ के जाना चाहता हूँ, मुझे VRS लेना है। VRS की फुल फॉर्म होती है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, मान लो उन्होंने 20 साल नौकरी कर ली, तो उनके पेंशन बेनिफिट बेनिफिट सब बन जाते हैं। उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहें दे कैन गो एंड दे विल एंजॉय देयर लाइफ। ऐसा करके चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे पूरी क्या 60 साल तक नौकरी करनी है, 50 साल की नौकरी में, मैंने 55 ईयर्स की एज में वो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। और आजकल तो ट्रेंड इतना शानदार है कि आपकी जनरेशन से, आपसे सिर्फ 4-5 साल सीनियर बच्चे जो होते हैं, 30-35 की एज के जो यंग कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, वो 30-35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं। दे हैव ह्यूज पोर्टफोलियो विच इज अर्निंग मनी फॉर देम एंड दे एंजॉय। पूरी जिंदगी को क्या करते हैं, टूर एंड ट्रैवल में घूम रहे होते हैं, अपने बच्चों को रेस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी उतना ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है कि 30 और 35 साल की उम्र में आपको क्या बोले, चलो भाई बहुत काम कर लिया, लेट्स एंजॉय द लाइफ, है ना। ऐसा करें, जब तक माँ बाप के पैसों पे जियोगे। और कुछ बच्चों के अंदर से आवाज आती है, बहुत है माँ बाप का, क्या जरूरत है मेहनत करने की, है ना। ओके, ज्ञान की बातें काम करते हैं। अब सुनिए, ये ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होता है और इन्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होता है। जैसे एग्जांपल लेके बताऊं मैं, मैंने हर बार यही एग्जांपल लिया है कि आपका एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपकी 4-5 मंजिला एक दुकान है सेक्टर 18 में। आपने क्या कर रखा है, आप इलेक्ट्रॉनिक का वो शोरूम चलाते हैं। बेसमेंट में आपका गोडाउन है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका ऑफिस है, डिस्प्ले लगे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे फिर आपका डिस्प्ले है, सेकंड फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे भी फिर आपके स्टाफ वगैरह जो अकाउंटिंग के स्टाफ वगैरह बैठते हैं। ऐसा कर रखा है आपने। रात को अर्थक्वेक आया, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ठीक है। और आपका सामान का भी नुकसान हुआ और आपकी बिल्डिंग का भी नुकसान हुआ। नाउ इंश्योरेंस कंपनी पेड यू क्लेम फॉर गुड्स, वो कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग। एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड यू क्लेम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वो कहलाएगा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ इन्वेस्टिंग का कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप बाई बैक ऑफ शेयर करते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसका कहलाएगा, फाइनेंसिंग का कहलाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे आपकी जमीन थी, मान लो आपकी कंपनी ने ना ग्रेटर नोएडा की तरफ पे ना लैंड एक्वायर कर रखा था,
और सरकार ने बोला कि भाई यहाँ से तो क्या होगा, हम मेट्रो की एक्वा लाइन लेके चलेंगे, आपकी जमीन को मेट्रो कंपनी सरकार ने क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया, रैपिड रेल लेके आएंगे वहां तक। तो आपकी जमीन को सरकार ने क्या ले ली और आपको कंपनसेशन दे दिया। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसका कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का कहलाएगा। ऐसा करके चलना होता है। ठीक है जी। इसी तरह से किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे देना इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाता है। हाथ कट गया, पैर कट गया, मुंडी कट गई, कंपनसेशन पे कर रहे हैं आप, ये कहलाएगा वही वाला। ठीक है। और लॉटरी की इनकम, है ना, कौन बनेगा करोड़पति, जीत लिया AK-47 ने, कौन बनेगा करोड़पति, जब उसका इनाम 10 करोड़ रुपए हो गया था। अभी तो 7 करोड़ ही चल रहा है ना शायद, कुछ दिनों में 10 करोड़ भी हो जाएगा। जब इनाम 10 करोड़ हुआ तो AK-47 ने उसको जीत लिया। और अमिताभ बच्चन कहते हैं अद्भुत, बहुत बढ़िया, और इनके ऊपर नोटों की बारिश होती है। तो वो जो 10 करोड़ का इन्होंने इनाम जीता, सरकार 30% टैक्स ले लेती है। इनके हाथ में 7 करोड़ रुपए आएगा, बहुत है वो भी, है ना। क्या खरीद लेगा उससे, रोल्स रॉयस की फैंटम, है ना। हाँ, और AK-56 को अपने साथ रख लेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हैं। और बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फाइनेंसिंग के एक्सेप्शनल आइटम, जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये पार्ट भी हो गया। अब जरा नीचे थोड़ा सा नजर डाल के चलें, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जंप करूंगा। आपको दिख रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये जो प्लस 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 हैं, ये इन्वेस्टिंग के इनफ्लो हैं। और जो माइनस 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 है, ये क्या है, इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो हैं। आप देखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है। और जो बच गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर वो क्या हो जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। तो ये वो वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर ये बिक जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बिक जाती है, उसको प्लस करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, ये वाला। और अगर आपने किसी को लोन दे रखा था, उसने उसकी रिपेमेंट कर दी, वो भी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाता है। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया था, तो उसको यहाँ जोड़ते हैं, ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, उससे माइनस करते हैं। वैसा करके चलेंगे। और नीचे चलें थोड़ा सा और, तो आपके आउटफ्लो कब कब हो सकते हैं, जब आप मशीनरी खरीद लें, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लें, जब आप फर्नीचर परचेज फिक्चर्स खरीद लें, जब आप करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद लें, और जब आप परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क खरीद लें तब। या ठीक है। और जब आप किसी को लोन एंड एडवांसेस दे दें, और अगर आप कैपिटल गेन टैक्सेस भरें, याद है टैक्स ऊपर ऐड होगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस, अगर वो कैपिटल गेन टैक्स होगा तो। ठीक है जी। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और अगर नेगेटिव हो गया तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर रखा, नेगेटिव नेगेटिव नीचे रखा। आपने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया तो क्या हुआ, इनफ्लो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इश्यू प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं तो भी इनफ्लो। लेकिन अगर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर या लोन, डिवेंचर इशू करते हैं और लोन लेते हैं, तो क्या कहलाएगा, इनफ्लो। लेकिन अगर आप डिवेंचर की पेमेंट करते हैं, रिपेमेंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं और लोन की पेमेंट करते हैं, तो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बोला था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग ही कहलाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, सपोज आपके डिवेंचर 5 लाख के थे, और डिवेंचर अब आपके हो गए 7 लाख के, तो कितने के डिवेंचर इशू करे आपने, 2 लाख रुपीज के। और क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवेंचर्स फॉर इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। आपके हाथ में कितना है, 180। तो यू विल राइट 180 है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखेंगे। ऐसे ही आपने इक्विटी शेयर 1 लाख के शेयर इशू करे 10% प्रीमियम पे, तो कितना लिखोगे आप, 1 लाख प्लस कितना लिखोगे, 1 लाख प्लस 10,000, प्रीमियम जोड़ के लिखेंगे, डिस्काउंट माइनस करके चलेंगे। तुम्हारे एग्जाम अभी भी चल रहे हैं क्या, आयशा और वो बाकी सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर हम बोले कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, फाइनल डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कर दिया, शेयर इशू, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस पे कर दिया, माइनस हो जाएगा यहाँ से। बायबैक ऑफ शेयर करेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा। और डिविडेंड टैक्स ऊपर ऐड, तो यहाँ पर आके माइनस। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपके पास क्या होती हैं, इससे रिलेटेड होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से रिलेटेड होती हैं। चलिए, अब हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऑपरेटिंग का स्ट्रक्चर है ना, वो समझाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक। तो मैं स्क्रैच से ये चैप्टर आपको करवाया है, और स्क्रैच से करने के बाद भी अगर आप इसे नहीं करेंगे, तो आपसे बड़ा फिर मूर्ख कोई नहीं होगा।
देखो जरा ध्यान से देखना जरा। आप सब जानते हैं आपके पास एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, जानते हैं क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। इज दैट ओके विद यू? इसी तरह से आपके पास इनडायरेक्ट में क्या होती हैं? ऑपरेटिंग होते हैं और क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग, गॉट इट? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। इसी तरह से जो इनकम होती है आपके पास, वो भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं और अदर इनकम भी बोलते हैं। अदर इनकम, अदर इनकम भी इसको बोला जाता है। ऐसे करके चलती हैं चीजें। ठीक है जी। आओ जरा देखें इस तरफ। हमने बोला यहाँ पर क्या? नेट सेल्स। जैसे मैंने नेट सेल्स बोला तो मैंने कौन सा कंपोनेंट यूज कर लिया? मैंने ये वाला कंपोनेंट यूज कर लिया। ठीक है। माइनस करते हैं हम यहाँ पर क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला हमने, हमने कौन सा कंपोनेंट यूज कर लिया? हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का कंपोनेंट यूज कर लिया। ठीक है। दिव्यांशी समझ पा रही हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? जब हम इसके बाद पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या फिगर आ जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आ जाती है। इसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास कौन सी फिगर निकल कर आ जाती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद है रेशियो एनालिसिस में भी सीखा था ये वाली चीज? 11th में हर जगह सीखी थी हमने, तो ये वाला पार्ट हमारा यूज हो गया। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर हम माइनस करते हैं क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस करते हैं क्या अगर हम लोग? अदर इनकम, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो ये हमने क्या कर दिया? इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया टैक्स यहाँ से, तो क्या निकल कर आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। जब आप सरकार का टैक्स चुका लेते हो, तब आपके पास जो प्रॉफिट बचता है, उससे अब आप क्या पूरा करने दे, पहले फिर खींच लेना फोटो, पहले पूरा करने दो। जब आप सरकार को टैक्स दे देते हो, उसके बाद अब आपके पास टाइम आता है जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन। याद है पार्टनरशिप में जब हम बोलेंगे क्या? पार्टनरशिप, तो अप्रोप्रिएशन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन कंपनी के केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन। सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक डिविडेंड देना और दूसरा रिजर्व। तो दो चीजें बनती है हमारे पास, डिविडेंड और क्या बनता है? रिजर्व। ये होते हैं अप्रोप्रिएशन। अब बेटा डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, है ना? डोरेमोन ने क्या किया? डोरेमोन ने, अब मैं बोलूं 14 Feb 2020 के, डोरेमोन 21 का कब होगा? नहीं, डोरेमोन अभी मतलब 24 को, 14 फरवरी 2024 को डोरेमोन ने मी चैन को क्या किया? प्रपोज किया। प्रपोज किया, उसने प्रपोज किया। और मिशन ने प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन क्योंकि ना मिशन अभी 18 साल की हुई थी, ना ये 21 साल के हुए थे, तो क्या किया इन लोगों ने आके, अब 24 में, अभी तुम कितने साल के हो डोरेमोन? 17 का। 4 साल और करके, तो 14 फरवरी 2000, अभी 4 साल बाद यानी कि 2028 को जाकर वो रिश्ता विश्ता फाइनली सीमेंटेड हुआ, है ना? और ये विवाह के बंधन में मिशन के साथ बंधा। ठीक है। मैं कैश फ्लो सिखा रहा हूँ बेटा। प्रपोज्ड इन अ ईयर, पेड इन द अदर ईयर, उसे प्रपोज डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर क्या हुआ कि 14 फेब को इसने क्या किया? प्रपोज किया, और मिशन कहती है नहीं नहीं नहीं, अभी कल ही शादी करते हैं चलो। तो प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। तो हाँ, क्या हुआ? प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रपोज डिविडेंड बोला जाता है। लेकिन प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर, उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है। तो जरा देखिए, अब हम इस स्टेज पे आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कि प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर वाला जो होगा, वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग होगा, इसलिए उसे कंटीजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे ना, और कहीं कहीं प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ आ जाएगा, तो प्रीवियस ईयर की फिगर को कंसिडर करेंगे, करंट ईयर की फिगर को कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है जी। और इससे पहले 4-5 साल पहले पता क्या होता था? प्रपोज ईयर प्रीवियस ईयर का क्या होता था? पेमेंट। इस साल का क्या? प्रपोज। अब नहीं है ऐसा कुछ।
प्रपोज ईयर प्रीवियस ईयर का, उसी को आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी। फिर बारी आई इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, देखो मैंने डोरेमोन की सगाई और एंगेजमेंट की बात करी और यहाँ बच्चे उदास हो गए, देखो पीछे से कितने सारे बच्चे उदास हो गए, है ना, ये पूरी लाइन उदास हो गई। डोरेमोन इज सो पॉपुलर। इंटरिम डिविडेंड, करेक्ट। आप देख रहे हैं। तो देखो, जो हम बोले ना, अप्रोप्रिएशन की दो कैटेगरी होती है, एक डिविडेंड, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरिम एंड प्रपोज। और नेक्स्ट वाला क्या होता है आपके पास, रिजर्व्स। आगे क्या करते हैं आप, यहाँ पर माइनस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और ये फिगर आपके पास आती है फाइनल नेट प्रॉफिट की फिगर, जो आपके कैश फ्लो का क्या बनता है। हाँ ठीक है, क्या बनता है, ये बनता है आपका कैश फ्लो का बेस। अब आप सोचिए, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं ना, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये वो फिगर होती है, इस जगह पे आप होते हैं। और आपको इस जगह से उठकर कहाँ जाना होता है, इस जगह से उठकर आपको यहाँ आना होता है। तो जब आप यहाँ से वहां आएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो क्या करेंगे आप देखिए, ऐड प्रपोज डिविडेंड करेंगे, ऐड इंटरिम डिविडेंड करेंगे, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे, करेंगे ना। और फिर क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे, ऐड टैक्स करेंगे। याद करिए, ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ते हैं। ठीक है। और कहाँ पहुंच जाते हैं आप पहुंच जाते हैं कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। और फिर क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं अदर इनकम को, और प्लस करते हैं किसको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ऐसा करने के बाद अब कहाँ पहुंचते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंचते हैं। तो वो जो पेज नंबर 4 या 5 पे जो फॉर्मेट दे रखा है, समझ पा रहे हैं उस फॉर्मेट की सीक्वेंसिंग। मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट दोबारा से, आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला फॉर्मेट, पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पे सबसे नीचे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं पहला आइटम क्या है, इसमें प्रपोज डिविडेंड जोड़ दिया, दूसरा आइटम क्या, इंटरिम डिविडेंड जोड़ दिया। एंड यू नो द लॉजिक ऑफ दिस नाउ। दिव्यांश देखिए, दिख रहा है आपको, पता चल रहा है क्यों जोड़ रहे हैं उसको। फिर हमने क्या किया, ट्रांसफर टू रिजर्व को जोड़ा। फिर हमने क्या करा, प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ा। फिर हमने क्या करा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस किया कब, जब हमने पेमेंट करी तब। और हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को माइनस किया अगर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ले रखी हो। ठीक है जी, ऐसा किया। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या बन गया हमारे पास फिगर, हमारे पास आ गया, क्या लिखा है इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये वाली आइटम। यहाँ पहुंच गए हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर जरा अपने अपने फॉर्मेट में ऊपर की तरफ चलो, जरा क्या दिख रहा है आगे, ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, कर दिया ऐड। और माइनस कर दिया क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड आप कौन सी फिगर पे पहुंच गए चल के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर बन गए। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट होते हैं भाई, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। होते हैं ना दो कंपोनेंट, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। चलो जरा मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके डेटर्स बढ़ गए, इसका मतलब क्या है, डेटर्स बढ़ने का मतलब क्या है, करंट असेट्स बढ़ी ना। और डेटर बढ़ने का मतलब है आपका कैश फ्लो रुक गया। अगर डेटर ना बढ़ते तो आपको सेल्स के बदले में सीधा पैसा मिलता ना। तो डेटर के बढ़ने से आपका कैश फ्लो रुक गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तब तो हमारा फ्लो क्लियर होगा ना, होगा। इज इट ओके भाई। डेटर के बढ़ने से मेरा कैश का फ्लो रुका ना, और हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बना रहे हैं जिससे फुल फ्लो है, ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो हम कैसे ठीक करेंगे इसे, हम इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे इससे, माइनस करके इसको ठीक करेंगे। अच्छा, डेटर घट गए, इसका मतलब क्या हुआ, कहने को तो आपकी करंट असेट्स क्या हो गई, घट गई, है ना, लेकिन आपका तो कैश फ्लो बढ़ गया उल्टा। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डेटर के बीआर के घटने से मेरा तो कैश फ्लो बढ़ता है ना, तो इसलिए उसके इफेक्ट को कैश फ्लो के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो जोड़ देंगे, घटेगी तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड दैट इज व्हाट मेंशन इन योर, देखिए आपके आपके फॉर्मेट में जो वही चीज तो मेंशन कर रखी है, देखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ दिया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। यू डोंट हैव द कैश फ्लो नोट्स विद यू, मिले ही नहीं कभी, कितनी बार मैंने यहाँ बच्चों को दिए हैं। शाबाश। पोस्ट रिकवरी मैंने दिए हैं कई बार, चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं। इसी तरह से डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड वाइस वर्सा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी करके आपके पास क्या आ जाता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। तो देखिए जरा, वो जो आपने इनकम टैक्स ऊपर जोड़ा था,
उसे नीचे माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसका इफेक्ट नलीफाई करना है। ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस किया था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस किया था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो दिस इज योर पार्ट। और लास्ट में बचता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव है, यूज है, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है। दिस इज डन। तो आपने देखा पूरे कैश फ्लो में जो हमें तंग करती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ही तंग करता है। उसके मैंने रीजन आपको बताया और कैसे फेस करना है वो बताया। तो चलिए इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तो काफी हद तक हमारी चीज समझ में आएंगी। अपनी बुक खोलिए फटाफट से, एंड विल सॉल्व अ क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ब्रैकेट में रिवाइज लिखना है, ऐसे रिवाइज ऐसे करके लिखना। ठीक है, और यहाँ मैंने रुपीज लिखा, और मैं दो कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर। रुपीज मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, पर्टिकुलर्स ऐसे करके। ठीक है, ये एक पेज हुआ। अच्छा, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेट। यहाँ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, और आप जानते हैं ना, आपके जो 3 नंबर पेज में फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट की मेन हेडिंग को मैं कॉपी कर रहा हूँ सर, और कुछ नहीं कर रहा। 47 कैसे, नेट प्रॉफिट एज पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और यहाँ लिखूंगा वर्किंग नोट, वर्किंग जगह छोड़ दी। फिर आप देख रहे हैं प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऐसे 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ दी। क्या लिखेंगे, माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ये जगह छोड़ दी। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दी इधर, और कम से कम 4 लाइन की जगह छोड़ दें, मेरे पास जगह कम है इसलिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स ऐसे कर दिया। थोड़ा और जगह बोल के क्या बनाया हमने, बनाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखा, लिखा प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी करा, 4 लाइन की जगह छोड़कर। माइनस, माइनस क्या किया, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी किया, कर दिया। और लिख दिया क्या यहाँ पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दिया टैक्स। बस इतना लिखना है आपने। स्केलेटन बना लेना पहले, स्केलेटन जगह छोड़ेंगे, फॉर्मेट लाइनें खींचेंगे, वरना लाइन मैं खींचता हूँ, याद है सबको। और अगले पेज पे चले गए, अगले पेज पे फिर दोबारा से नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए, और क्या करा, ऐसे ही रुपीज, रुपीज पर्टिकुलर्स, और बी पे लिख दिया क्या, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसे कर दिया। और कम से कम 6 7 लाइन की जगह छोड़ के नीचे सी, थोड़ा थोड़ा सा नीचे करके सी, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसे करके लिख दिया। और बस खाली बिल्कुल बाकी खुला मैदान रखा। इतना स्केलेटन बनाना है आपको, और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व यहाँ हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। फटाफट से फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए। और अगर दिक्कत आ रही है कुछ, तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने पेज नंबर 3 है ना, इसकी वही फिगर तो रखी है मैंने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश ऑपरेटिंग, नॉन कैश ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे उसको। फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर बात कर देते हैं। चलिए सबसे पहले उठाते हैं आइटम। पहला आइटम जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या, देखिए। सबसे पहले मेरे पास है शेयर कैपिटल। नाउ एवरीबडी अवेयर कि शेयर कैपिटल कहाँ इन्वेस्टिंग का आइटम होता है ना, ऑपरेटिंग का होता होगा। बताओ बताओ, 147 कहाँ का आइटम होता है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग का। शेयर जो होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं हम। हाँ, बताओ तनिष क्या होगा।
फाइनेंसिंग होगा। ठीक है, अब आप देखिए शेयर कैपिटल 250 से घटकर 2 लाख हो रही है, देखो जरा 250 से घटकर 2 लाख हो रही है ना। अरे देखिए ना बेटा, पेज नंबर कौन सा पेज नंबर पे बताओ तो जरा। 2.10 में देखिए आप, और पर जो भी था देखने दीजिए। हाँ, आप बताइए। देखो 250 से घट के कितना हो रहा है, 2 लाख हो रहा है ना। सबसे 2 लाख से बढ़ रहा है। सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज, 31 मार्च 2022 दिख रहा है, अगर यहाँ पर 31 मार्च 2023 दिखता है तो आपको एरो ऐसा लगाना है। तो जब आप एरो ऐसा लगा तो दिख रहा है 50,000 बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कौन सा शेयर है ये, शेयर कैपिटल। कितना कितना बढ़ रहा है बताइए, 50,000। डन, एक पार्ट खत्म हो गया। आगे चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस पे पहुंचे ना आप लोग। अच्छा, रिजर्व सरप्लस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट में चले जाते हैं और सुनो क्या लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करके। अब मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है। देखो बेटा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। तो बताइए करंट ईयर की फिगर कितनी है, 183। प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी है, 82,000। तो व्हाट इज द वैल्यू, 1,01,000। और आपको मालूम है ना, अवश्य ध्यान दीजिए, यहाँ प्रपोज डिविडेंड जुड़ता है, इंटरिम डिविडेंड जुड़ता है, ट्रांसफर टू रिजर्व जुड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस होते हैं, रिफंड माइनस होता है, तब जाके ये फिगर कैलकुलेट होती है। अगर क्वेश्चन में आएगी तो डालते जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं छेड़ेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखिए अब आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है भाई। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 50 से कितना हो गया, 80। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या होती है हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कहाँ डालेंगे उसको, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग होती है। तो यहाँ देखिए प्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या है, 15% डिबेंचर्स। 15% डिबेंचर कितना बनेगी वैल्यू बताइए, 30,000। अब एक चीज का ध्यान देंगे, ये जो 15% डिबेंचर है ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। 15% डिबेंचर का मतलब इस पर इंटरेस्ट देना है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में लिखा है कि डिबेंचर कब इशू हुए हैं, कुछ ऐसा दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अब जरा समझना, अगर यहाँ देखिए आपके पास ये लिखा है ना 15% डिबेंचर, बताइए वैल्यू कितनी कितनी है, 50,000 है और कितनी है, 80,000 है। इज दैट ओके विद यू। ये वैल्यू दे रखी है 50 और 80, दो वैल्यू दे रखी है आपके पास। इज टू वैल्यूज गिवन टू यू। सुनो जरा, अब अगर मैं मान के चलूँ ये 30,000 के डिबेंचर कब इशू हुए, साल के शुरू में, इंटरेस्ट लगेगा कौन सा, क्लोजिंग डेट पर, क्योंकि शुरू में ही 50 से 80 हो गया। अगर मैं मान के चलूँ कि ये साल के आखिर में इशू हुए, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओपनिंग डेट पे। अगर कुछ ना गिवन हो तो आप ओपनिंग डेट लेके चले। ओपनिंग डेट क्या है, 50। 50 का कितना परसेंट बोले, 15%, कितना बनता है, 7,500। और ये एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा, कैसे, माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर्स, कैसे निकाला, 30 कितना निकाला, व्हाट इज द वैल्यू, 50,000 का कितना परसेंट बोले हम लोग, 50,000 का 15%, तो बोलेंगे 7,500। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। और सुनो, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट भी होती है, तो यहाँ प्लस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर्स। अब एक बात ध्यान रखना, ये है आउटर कॉलम, ये है मिडिल कॉलम, मैं इसको यहाँ रखूंगा यहाँ पर। आपने अभी तक जो क्वेश्चन किया होगा वो यहाँ रख के करा होगा, मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा फर्क है। इनर मोस्ट कॉलम में डाला ऑपरेटिंग के आइटम्स को, बाद में बाहर ले जाएंगे इनको। चलो ये भी खत्म हो गया। अब आई बारी है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बढ़ रहा है या घट रहा है बताइए। ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ट्रेड पेबल के इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऐड ही करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड। ट्रेड पेबल्स कितना बढ़ रहे हैं, ट्रेड पेबल बताइए, 40,000 रुपीज का यहाँ डाल दिया, है ना। स्केलेटन बना हुआ है, एंट्री डालना आसान काम हो जाएगा। नहीं समझ पा रही दिशिता क्या हो रहा है, कौशिक। अच्छा जी, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अदर करंट लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, माइनस। अदर करंट लायबिलिटीज कितना घट रही है बताइए, 8,000, ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे, है ना।
अच्छा, अगर कोई बच्चा इसे 80,000 पे इंटरेस्ट ले लेगा ना, तो 8,000 बनेगा, तब आपके आंसर में थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। लेकिन हमने वो लेके चले वहां पर। और आगे चलते हैं। नहीं, बोलो ना, ओपनिंग लेके चलिए आप। वैसे आपको वो लेना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट कम लगे। तो ये हो चुके हमारे पास। अब आई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ये कितना हो रहा है, 117 से कितना बढ़ रहे हैं ये, 274। क्या करूंगा बताओ। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, बढ़ने का मतलब पैसा चला गया। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना कितना बताइए। अच्छा, यहाँ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में मिडिल और आउटर कॉलम यूज करें। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। 1,57,000 एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है आउटफ्लो हो गया। और चलते हैं नीचे। नीचे आ गए, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है। बढ़ रही कितने से। हाँ, तो माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का बताइए, 13,000 के। दिस इज डन, ये भी हो गया पूरा। आगे चलते हैं, अगला पार्ट। इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी है, 150 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब माइनस, यहाँ माइनस इन्वेंट्रीज, बताइए कितना बढ़ेगा। हाँ, 56,000 ऐसे करके कर दिया। दिस इज डन। और अगला पार्ट चले, बताइए कितना है। उसके बाद आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। ट्रेड रिसीवेबल तो प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से कितना, कितना 38,000 यहाँ से। आप देख रहे हैं, आपके क्वेश्चन की हर आइटम को हमने डील कर लिया। ऊपर से नीचे तक सारे आइटम हम लोग डील कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ और बचा करने के लिए, नहीं बचा ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 1,01,000। नाउ पुट दिस 1,01,000 हियर ऑन दिस स्टेज, 1,01,000। इसको यहाँ यहाँ पर लगाया हमने, 1,01,000 ऐसे। इसका टोटल कर दिया, कितना आया, 7,500। इसका टोटल क्या आया, नील आया। अब जरा मुझे बताए टोटल कितने, 1,08,500। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं देंगे? अभी नहीं लेंगे, कैश एंड कैश टोटल सबसे लास्ट में लेंगे। अभी नहीं लेके ठीक। चलेंगे। ठीक है इसका सर। टोटल कितना आया, 78,000 आया। इसका टोटल कितना आया, 64,000 आया ब्रैकेट में। अब जरा माइनस करिए तो क्या वैल्यू निकल कर आती है। 185 में 78 जोड़ के 64 माइनस करूंगा तो कितना, 122, 122,500। अच्छा, माइनस टैक्स नील है, टैक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देर इज नो टैक्स, टैक्स तो है ही नहीं, नील कर दिया। तो आपके पास 1,22,500। इज देयर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एज वेल, वो भी नहीं है। ठीक है। अब ये मुझे बताइए, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसको आउटर कॉलम में डाल दूंगा, 122,500 ऐसे डाल दूंगा ऐसे। इस आउटर कॉलम में मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीन चीजें रखूंगा सिर्फ। इससे चेक करने वाले के लिए आसानी होती है। वरना कैश फ्लो के क्वेश्चन में दिमाग भरना जाता है, बच्चे इस तरह से प्रेजेंटेशन करके आते हैं। व्हाट इज द टोटल हियर नाउ, वन कितना, 70 ब्रैकेट में आएगा ना ये। 170 ब्रैकेट में बाहर रखेंगे, क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसका टोटल बताइए कितना आएगा यहाँ पर। 80 में से कितना हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल करिए, अब कितना आता है। देखो, 122,500 में 72,500 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, पता नहीं कितना आएगा। तो बोले, तनीश बाबा बोलो, कैलकुलेटर निकालो फटाफट से। हाँ, 25,000 आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 25,000 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर ऐसे। और प्लस करूंगा मैं क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट।
अब बताओ विधि में वासुदेव, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था क्वेश्चन में? 70,000 था एंड देन 95,000 हो हाँ, गया। 70,000 ये हो गया, ठीक है। करेक्ट। इसका टोटल करूंगा तो कितना आ रहा है? 95,000। वो लिखूंगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आपका आंसर मैच कर गया। बस इतना ही होता है, इतना, सिर्फ इतना सा करना था आपने। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का चक्कर समझ में आया? देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इट इज बेसिकली रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग एंड बैलेंस ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज, मतलब इनफ्लो, एंड यूजेस मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो, ओपनिंग था ये, और ये ओपनिंग था, ये ड्यूरिंग द इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो क्लोजिंग के बराबर आ गया। यही तो कैश फ्लो, यही रिकंसिलेशन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू इट। तो आपका कैश फ्लो का एक क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत ही कंफर्टेबली पूरा हुआ। तो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया वो विदाउट एडजस्टमेंट लिया। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था आपको, ये 39 था। 40 वाला ट्राई करें अपने आप एक बार, अपने आप करिए ट्राई 40 वाला, है ना। करिए इसको, किसी को यहाँ डाउट हो तो बताइए। देखिए, अब जो इसकी अगली क्लास में करूंगा दैट आई डू ऑन, अभी क्या चल रहा है, मंडे, वेंसडे को इसकी अगली क्लास करूंगा रिवीजन वाली। उसमें मैं एडजस्टमेंट की शुरुआत करूंगा, ठीक है। तब तक आपका काम क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको सॉल्व करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सिर्फ डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट को नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और वो जो क्वेश्चन नंबर 40 बोला था करने के लिए, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली क्लास में जब मैं सबसे पहले आई टेक डिविडेंड का और टैक्स का ट्रीटमेंट, और फिर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट लूंगा, तो विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी आपकी ग्रिप में आराम से आ जाएंगे। और फिर एक क्लास रिवीजन की और लगेगी और चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। कल कल मैं जो है उसका फंडामेंटल का पहले रिजोल्यूशन में थोड़ा सा बचा, वो करवा के आई स्टार्ट फंडामेंटल। और क्लास जो होगी वो 4:30 से 8 के, वो टाइमिंग 4:30 से 8 या 8:15 तक चला जाएगा टाइम, वैसा करके होगा। और तुम छोड़ दो उसको, तुमने देखना नहीं है तो छोड़ो।